आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं एचटेक आईटी एजुकेशन। व्यूअर्स, जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट से क्या मुराद है, इसका सिंटैक्स इससे क्या मुराद है, कमेंट्स कैसे लिख सकते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। और उसके बाद हम देखेंगे कि जावास के ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उनको कैसे यूज़ किया जा सकता है। अब ये सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर देखने के बाद इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक हम छोटी सी एग्जांपल देखेंगे जिसके अंदर एक सैम्पल ऑर्डर प्रोसेस करेंगे। और किस तरह प्रोसेस करेंगे कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अगेंस्ट कोई यूनिट प्राइस है, फिर उसकी कोई क्वांटिटी है और फिर हम उसमें कुछ डिस्काउंट देते हैं। ये सारी चीज़ें लेने के बाद हम देखेंगे कि जो कस्टमर को टोटल पेएबल अमाउंट है वो जो कैलकुलेट करके देनी है वो कैसे करेंगे। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल होगी जिसमें आप देखेंगे कि एक जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम के अंदर ये सारी चीज़ें हम सिर्फ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं। जो जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट है वो बेसिकली आपके पास एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर के लिए लिखी जा सकती है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो आपके पास स्टेटमेंट्स होती हैं वो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंप्यूटर ने एग्जीक्यूट करनी होती हैं। यानी कि प्रोग्राम क्या होता है, एक ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है जी, जो हम बनाएंगे और उसके बाद उसको कंप्यूटर के थ्रू एग्जीक्यूट कराते हैं और एग्जीक्यूट कराएंगे। तो ये बेसिकली आपके पास स्टेटमेंट्स हैं या इनको इंस्ट्रक्शंस कह लें। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो स्टेटमेंट होती है उसका एक ख़ास रूल और उसका एक ख़ास यूँ कह लें कि एक रूल्स और रेगुलेशन के तहत हम लिखते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये देखें, अगर मेरे पास मैं यहाँ पे इन स्टेटमेंट्स की बात करूँ तो सबसे पहले नंबर पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर की है x, ठीक है। उसके बाद मैंने लगाया सेमीकोलन। इसी तरह एक और वेरिएबल डिक्लेयर की है y और उसके बाद सेमीकोलन। इनके बाद में बताता हूँ कि ये वेरिएबल क्या होती हैं। अभी मैं आपको जस्ट ये यूँ कह लेंगे एक स्टेटमेंट का बता रहा हूँ। ये देखें, ये मेरे पास एक स्टेटमेंट जिसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर हो रही है, एक और स्टेटमेंट है जिसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर हो रही है। अब आप ये देखें कि हर जो आपके पास स्टेटमेंट है उसके एंड पे मैंने सेमीकोलन लगाया, यहाँ पे भी लगाया। उसके बाद फिर इस वेरिएबल को मैंने एक वैल्यू साइन कर दी है और उसके बाद फिर इसका सेमीकोलन लगा दिए। तो इस तरह अब ये मेरे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद ये करने के बाद फिर मेरे पास एक और कंडीशनल स्टेटमेंट आ गई है जिसमें मैं ये कंडीशन लगा रहा हूँ, चेक करूँगा कि x y के बराबर है कि नहीं है। अगर होगा तो वैल्यूज़ आर इक्वल, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे आएगा आपके पास अलर्ट आएगा कि वैल्यूज़ आर नॉट इक्वल। और उसके बाद फिर मैंने एक और ऑपरेशन परफॉर्म किया है कि मैंने यहाँ पे कुछ जो आपके पास ऊपर जो दोनों वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं उनको यहाँ पे मैंने ऐड कराया है। अब इस प्रोग्राम को अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो सबसे पहले देखें वैल्यूज़ आर नॉट इक्वल। यहाँ पे आपके पास राइट साइड पे ये मैसेज आ गया ब्राउज़र के अंदर। चूँकि x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है, तो ये बराबर नहीं है, तो इस वजह से ये मैसेज आ गया। अब उसके बाद मैंने एक और अलर्ट शो किया, उसके अंदर x और y को ऐड किया, तो ये देखें इसका ये रिजल्ट 30 यहाँ पे राइट साइड पे ब्राउज़र के अंदर शो हो गया। यानी कि आपके पास ये भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ये आपके पास स्टेटमेंट्स हैं जो हम इस तरह से लिखते हैं और उसके बाद फिर जो है इनको एग्जीक्यूट करते हैं। और ब्राउज़र के अंदर यानी कि जब आपका जो HTML पेज लोड होता है तो ये साथ ही आपके पास जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपके पास एग्जीक्यूट होती हैं। अच्छा, अब उसके बाद इसमें एक और चीज़ है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ना कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं। जैसे आपके पास ऊपर मैंने यूज़ किया लेट, इसी तरह आपके पास ये इफ़ यूज़ किया है, एल्स यूज़ किया है। ये कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनको कीवर्ड्स कहते हैं। जावास्क्रिप्ट की ज़ुबान के अंदर कीवर्ड कहते हैं। तो इन कीवर्ड्स को हम अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं उनके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अलबत्ता ये है कि ये जो कीवर्ड्स होते हैं इनको हम किसी वेरिएबल के नेम के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। फ़र्ज़ किया मैं ये लेट x है, यहाँ पे फिर इसका नाम लेट रख दूँ तो यहाँ पे ये एरर है आपके पास, लेट इज़ नॉट अलाउड टू बी यूज्ड एज नेम। यानी कि आप इस कीवर्ड को एज ए नेम आप किसी भी वेरिएबल के नेम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा जी, अच्छा, अब उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा जावास्क्रिप्ट के अंदर ये तो एक यूँ कह लें कि अभी इनकी डिटेल आगे आएगी। अभी मैंने सिर्फ इतना बताया कि ये स्टेटमेंट्स हैं,
इनको सेमीकोलन के थ्रू आपने सेपरेट करना। अगर वैसे रिकमेंडेड ये है कि हर लाइन के एंड पे आपका सेमीकोलन हो, लेकिन अगर आपने सिंगल लाइन के अंदर लिखना है तो सिंगल लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन इस केस में आपको फिर लाजमी है कि सेमीकोलन लगाएं। अगर आप सेमीकोलन लाइन नहीं लगाएंगे तो फिर इस केस में एरर होगा। अब अगर मैं इस चीज़ को चेक करूं तो इस चीज़ में भी ये चीज़ एग्जीक्यूट हो सकती है। ये देखें वही रिज़ल्ट आपके पास आ रहा है। और अगर मैं ये सेमीकोलन हटा दूं तो इस केस में देखें ये एरर है, कोई यहाँ पे ये जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया है तो कोई भी यहाँ पे वो नहीं आया। अगर F12 प्रेस करूँगा तो यहाँ पे एरर आपके पास शो होगा और वो बता रहा है कि सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड, यानी कि ये आपके पास यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड है। तो सेमीकोलन अगर यहाँ पे लगा दूँ तो ये आपके पास ओके होगा। अब ये प्रोग्राम ओके हो गया है, इसमें अब एरर नहीं है। पहले ये सिंटैक्स एरर था, अब एरर नहीं है और ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। वो सिंटैक्स के बारे में भी अभी आपको ये लफ्ज़ सिंटैक्स आया तो वो भी बता दूँ। कहने का मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट्स को सिंगल लाइन के अंदर भी लिखा जा सकता है, लेकिन सिंगल लाइन में लिखेंगे तो लाजमी एंड पे आप सेमीकोलन लगाएं। अगर मल्टीपल लाइन में होगा तो कहीं पे सेमीकोलन नहीं भी लगाएंगे तो फिर भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है कि फिर भी एग्जीक्यूट हो रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स क्या होता है। देखिए, जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स से मुराद ये है कि जावास्क्रिप्ट की ग्रामर। अब ग्रामर यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज ले लें, अरेबिक लैंग्वेज ले लें, उर्दू लैंग्वेज ले लें, तो उसको सीखने के लिए आपको एक ग्रामर भी सीखनी पड़ती है। इसी तरह अगर आप कोई भी कंप्यूटर की लैंग्वेज लेते हैं तो उसके लिए आपको उसका पहले ग्रामर सीखना पड़ता है। और ग्रामर क्या है, आपके पास वो रूल्स और रेगुलेशन है जिनको फॉलो करते हुए आप उसके अंदर प्रोग्राम लिखते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के रूल रेगुलेशन की अगर बात करें तो एक तो रिजर्व वर्ड का आपको बता दिया ये है। दूसरे नंबर पे ये केस सेंसिटिव है, मतलब कि ये जो आपके पास यहाँ पे आप स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखेंगे तो वहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा। जैसे अब ये लेट है, अगर मैं इसको कैपिटल में लिखूँ तो अब ये एरर है, ठीक है, ये एरर आ गया, अननोन कीवर्ड, ठीक है, यानी कि ये जो आपका जो रिजर्व वर्ड है वो एज इट इज़ आपने यूज़ करने हैं। अच्छा जी, ये तो आपके पास कुछ चीज़ें होगी। अच्छा, अब उसके बाद इसके अंदर कमेंट्स कैसे लिख सकते हैं। कमेंट्स लिखने के लिए दो तरीक़ेकार हैं। एक तो सिंगल लाइन सिंटैक्स, आपके पास कमेंट्स लिखने के लिए स्टेटमेंट है। जिस तरह आप ये अगर सिंगल लाइन करना चाहें तो आप सिंगल लाइन, ये शुरू में आप 2 दफ़ा आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे। एक तरीक़ेकार तो ये है। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि पूरे के पूरे ब्लॉक को मैं कमिट करूँ तो उसका भी एक तरीक़ेकार है। उसका तरीक़ेकार ये है कि मैं शुरू में ये फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा, 2 दफ़ा स्टैरिक लगाऊंगा, एंड पे फिर फॉरवर्ड स्लैश। इसके अंदर जो कुछ भी लिखूंगा वो कमिटेड होगा। मैं ये अगर ये सारे का सारा ब्लॉक यहाँ तक ले आऊँ तो अब ये देखें ये सारा कमिटेड हो गया, यानी कि मल्टीपल लाइन को इस तरह से आप कमिट कर सकते हैं और सिंगल लाइन को आप उस तरह कमिट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया जी कमेंट्स का। अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स और कांस्टेंट से क्या मुराद है। देखिए, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लें तो उसके अंदर हमें कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ वैल्यूज़ टेम्परेरी तौर पे हमें क्या करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है। और बाज़ औक़ात हमें कैलकुलेशंस के अंदर या आगे कहीं पे यूज़ करने के लिए प्रोग्राम में उनको हमें टेम्परेरी तौर पे स्टोर करना पड़ता है और स्टोर करने के बाद उनको हमें यूज़ करना पड़ता है। अब जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करने का मतलब क्या है कि ये देखें, मैं इसको आपको यूँ समझाऊंगा कि फ़र्ज़ किया आपके पास ये एक कंप्यूटर की मेमोरी है, ठीक है, ये पूरी एक मेमोरी है। फ़र्ज़ किया ये आपके पास 4 GB मेमोरी है, ठीक है जी। अब अगर ये 4 GB आपके पास मेमोरी है तो जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, फ़र्ज़ कि मैं ये एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ x के नाम से, तो जो ही आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो मेमोरी के अंदर उस वेरिएबल के नाम की एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी। अब फ़र्ज़ कि इसको वैल्यू मैंने 10 दी तो इसका अब ये नाम x है, ठीक है, और इसके अंदर वैल्यू जो है वो 10 है। और बाद में वेरिएबल का मतलब ये है कि बाद में हम ये जाके 10 की बजाय फिर इसे 20 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह एक और वेरिएबल अगर मैं डिक्लेयर करूं
यहाँ पे एक और y के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर कर दूं और उसके अंदर 20 दे दूं, तो कंप्यूटर, अब यूं कह लें कि ये जो आपके पास रैम थी या कंप्यूटर की मेमोरी थी, उसके अंदर क्या हुआ कि कंप्यूटर ने जाके एक ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दी और एक ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दी। अब इस प्रोग्राम जब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा उस वेरिएबल को हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं और हम देखते हैं कि हम वेरिएबल्स को जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि 3 कीवर्ड यूज़ होते हैं। पहले नंबर पे होता है लेट एक्स, ये आपके पास एक वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज़ होता है। दूसरे नंबर पे आपके पास है वेरिएबल एक्स, फर्ज के मैं इस वेरिएबल का नाम वाई दे देता हूँ, और उसके बाद एक और होता है कांस्टेंट, ठीक है जी, और कांस्टेंट z इज इक्वल दिस। इसकी वजह बताता हूँ, ये अभी एरर आ रहा है, इसको इधर ही वैल्यू असाइन करना ज़रूरी है। अच्छा, अब ये 3 तरीक़ेकार हैं जिनके अंदर मैंने वेरिएबल जावास्क्रिप्ट के अंदर डिक्लेयर की है। देखिए, सबसे पहले कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ना, उसमें 3 चीज़ें आपको चाहिए होंगी। पहले नंबर पे आप एक कीवर्ड यूज़ करेंगे, चाहे लेट के थ्रू कर लें, वेरिएबल के थ्रू कर लें, कांस्टेंट के थ्रू कर लें, वैसे इसके बगैर भी हो सकती है लेकिन आमतौर पे ऐसे ही होती है। अच्छा, उसके बाद फिर उस वेरिएबल का नाम देना है। फर्ज के मैंने यहाँ पे एक्स नाम दे दिए। अब ये यूँ कह लें कि मेमोरी के अंदर आपके पास एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गई है, ठीक है, और इसको अभी वैल्यू असाइन नहीं की। अगर मैं इधर ही इसको वैल्यू असाइन कर दूं तो इसको फिर बोलते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, यानी कि इधर ही मैंने डिक्लेयर कर दिए, इधर ही उसको इनिशियलाइज भी वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इनिशियलाइजेशन मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दिए। इधर मैं इसको एक और वैल्यू इनिशियलाइज कर देता हूँ। अच्छा, ये तो है एक तरीक़ेकार वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। अब इसमें फ़र्क क्या है? देखिए, जो आपके पास जो लेट कीवर्ड है, जब आप ये यूज़ करेंगे तो उस केस में, और जो वेरिएबल कीवर्ड है ये जब यूज़ करेंगे, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो ये है कि ये जो 1995 से लेकर 2015 तक जो आपके पास वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीक़ेकार था वो ये वाला अवेलेबल था, यूजिंग वेरिएबल। फिर 2015 से ऑनवर्ड, यानी कि जो एडवांस ब्राउज़र थे उनके अंदर आप इस तरीके से यूज़ कर सकते थे। अब इन दोनों में फ़र्क है, वो अभी मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो है आपके पास एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट और वेरिएबल, ये ऊपर दोनों वेरिएबल कह लें, ये कांस्टेंट कह लें। वेरिएबल और कांस्टेंट में फ़र्क ये है कि कांस्टेंट को जब आप एक दफ़ा वैल्यू असाइन कर देते हैं तो फिर वो चेंज नहीं हो सकता। दूसरा फ़र्क ये है कि जब आप कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे तो उसको उसी वक्त वैल्यू भी इनिशियलाइज कर देंगे, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि उसको वैल्यू जो हम असाइन करते हैं वो चेंज नहीं होती आगे प्रोग्राम में, वो फिक्स रहती है। तो यही वजह है कि जब हम इस कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो साथ ही उसको वैल्यू भी असाइन कर देंगे। अब ऊपर वाली जो 2 वेरिएबल्स हैं, लेट और वेरिएबल, इसको आपकी मर्ज़ी इधर इनिशियलाइज कर दें, इसको आपकी मर्ज़ी इनिशियलाइज ना करें। इसका नाम क्योंकि वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल का मतलब है कि उसकी वैल्यू बाद में आप इसे, अभी 20 दी है तो बाद में आप इसे 40 कर लें, 80 कर लें, 90 कर लें, अब आप आगे इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये तो था वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीक़ेकार, और अगर आप वेरिएबल को इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो उसको ये इस तरीके से आप डिक्लेयर भी कर सकते हैं, इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं, डिफरेंस देखते हैं कि लेट में और आपके पास जो वेरिएबल है उन दोनों में क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे लेट की, इसको अभी मैं कमिट कर दूंगा और मैं लेट की एक एग्जांपल लेता हूं और लेट के थ्रू एक आपके पास कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर की एक्स, लेट एक्स, उसको x1 असाइन कर दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि इस ब्लॉक के अंदर, ये आपको जो करली ब्रेसेस के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स नज़र आ रही हैं, इसको एक ये एक अलहदा ब्लॉक है और इसका अलहदा एक स्कोप है। अब ब्लॉक क्या होता है, ये जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम के अंदर जब आपको स्टेटमेंट्स को किसी ख़ास करली ब्रेसेस के अंदर जब आप लिखेंगे तो वो उसका एक अलहदा एक ब्लॉक होगा, ये अलहदा ब्लॉक बन गया। इसी तरह फंक्शन के अंदर जब लिखेंगे तो उसमें भी ये करली ब्रेसेस, यानी कि दूसरे लफ्ज़ में करली ब्रेसेस के अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगी वो अलहदा एक ब्लॉक बनता है और वो सेट ऑफ जो स्टेटमेंट्स होंगी वो एक अलहदा ब्लॉक होगा। अब इसका जो स्कोप है इस वेरिएबल का वो सिर्फ इसी के अंदर तक है, ठीक है, और जो ये वाला है
उसका इसके अंदर स्कोप नहीं है, बल्कि इससे बाहर ये स्कोप है आपके पास, ठीक है। और अच्छा, इसमें अब ये देखें कि मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इससे क्या आउटपुट मिलती है। मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूं तो ये देखें राइट साइड पे आपके पास इनसाइड इफ ब्लॉक इक्वल टू ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसका मतलब ये है कि इस वक्त x की जो वैल्यू है, चूंकि मैंने यहाँ पे x की वैल्यू शो कराई है, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट्स आगे मैं आपको डिफाइन करूँगा कि ये इफ़ वगैरह से क्या है और ये कंडीशनल जो अपन कंडीशन है ये कैसे एग्जीक्यूट हुई है। लेकिन अभी आप ये देखें कि यहाँ पे x की वैल्यू 2 है। वो क्यों है, उसकी रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे x को मैंने 1 असाइन किया था, लेकिन इस ब्लॉक के अंदर जाके मैंने एक नई वेरिएबल डिक्लेयर कर ली है x के नाम से और उसको वैल्यू 2 असाइन कर दी। इस पे कोई भी एरर नहीं आया, हालांकि ऑलरेडी वेरिएबल ऊपर बन चुकी थी। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे इसको वैल्यू 2 असाइन की तो यहाँ पे अलर्ट आ गया। अब जब ये इससे अगली जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। ये ओके मैं करूँगा तो अब इससे अगली ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब ये जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है तो आया इनसाइड इफ ब्लॉक 1, ये आउटसाइड लिखना चाहिए था, दोबारा इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये आउटसाइड है, अच्छा ये इनसाइड 2 आ गया। अब ये जब एग्जीक्यूट हो आउटसाइड इफ ब्लॉक इज इक्वल डाउन, अब ये देखें कि हालांकि यहाँ पे x की वैल्यू 1 थी, इधर एक नई वेरिएबल डिक्लेयर भी हो गई, उसको वैल्यू 2 असाइन होगी, लेकिन कंट्रोल हमारा जब इस ब्लॉक से बाहर आया तो फिर जब x की वैल्यू हमने चेक की तो उसकी वैल्यू 1 थी। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो लेट होता है मतलब उसका जो स्कोप होता है वो ब्लॉक लेवल होता है। अब ये चूँकि इस बार वाले ब्लॉक में डिक्लेयर हुई है तो इस वजह से इसकी वैल्यू ये आ रही है, चूँकि ये इस ब्लॉक से रिलेटेड है। अब इस ब्लॉक के अंदर एक अलहदा नई वेरिएबल बनी है और उसकी वैल्यू ये आपके पास यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब ये तो हो गया लेट का। अच्छा, अब हम आते हैं कि इसको मैं अब क्या कर देता हूँ, इसको मैं कमिट कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ वेरिएबल के, वेरिएबल और लेट में क्या फ़र्क है। अब इसी तरह वेरिएबल मैंने एक 1 डिक्लेयर की और वही सारा काम जो ऊपर मैंने किया इसके साथ मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखें पहले नंबर पे ये तो उसी तरह जिसका ऊपर वाला 2 था, ये भी वैसे ही इस केस में भी ये 2 यहाँ पे डिक्लेयर हो गया हुआ है। अच्छा, अब दूसरी जो अलर्ट शो ये वाली एग्जीक्यूट होगी तो उस केस में क्या, जो उस केस में फिर 2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हालांकि मेरी वेरिएबल ये पहले वाली जो वेरिएबल थी उसकी वैल्यू 1 थी और यहाँ तक तो ये एग्जीक्यूट हुई और ये इधर भी एग्जीक्यूट जब हुई तो वो 1 ही ट्रीट हुई। अब उस ब्लॉक के अंदर जब मैंने जाके नई वेरिएबल बना दी x इज इक्वल टू 2 तो इसका जो स्कोप है इस ब्लॉक से बाहर भी है, यानी कि इसका फंक्शन लेवल ब्लॉक आप कह रहे हैं कि उस फंक्शन के अंदर जो है वो वेरिएबल उसका स्कोप है। कहीं पे भी डिक्लेयर करेंगे तो आप उस ब्लॉक के अंदर या उस ब्लॉक के बाहर या किसी और ब्लॉक में जाके देखेंगे तो उसका इफेक्ट वही होगा और सेम वेरिएबल डिक्लेयर होगी। तो अब इन दोनों केसेस में तो ये फ़र्क है जी लेट का और वेरिएबल का। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा, अब उसके बाद तीसरे नंबर पे चीज़ है वो है कांस्टेंट। अच्छा, वेरिएबल और कांस्टेंट में फ़र्क क्या है। वेरिएबल और कांस्टेंट में फ़र्क ये है कि जब आप एक दफ़ा कांस्टेंट डिक्लेयर कर लेते हैं और उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं तो वो चेंज नहीं होता। अब अगर मैं उसको चेंज करने की कोशिश करूं तो उस केस में एरर आएगा और एरर मैं आपको शो कराता हूं एक ट्राई कैच स्टेटमेंट से। और ये आगे मैं बताऊंगा ट्राई कैच क्या होती है, अभी सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि एरर कैसे आता है। ये देखें, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, पहले इसको 30 असाइन हुआ, 30 असाइन होने के बाद फिर मैंने जाके इस यहाँ पे 66 असाइन किया तो एक एरर शो हुआ, वो कहता है टाइप एरर इनवैलिड असाइनमेंट टू कांस्टेंट। यानी कि ये जो आपके पास वेरिएबल था या आइडेंटिफायर भी इसको बोलते हैं, ये आइडेंटिफायर था, इसको 30 असाइन था तो ये अब प्रोग्राम में अंदर चेंज नहीं हो सकता, इसको आपको 30 ही रखना पड़ेगा, इस वजह से ये एरर आ गया। तो कांस्टेंट, दूसरे लफ्ज़ों में जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो आप प्रोग्राम के अंदर चेंज नहीं कर सकते। तो ये तो फ़र्क है आपके पास लेट वेरिएबल और कांस्टेंट में।
ठीक है जी। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि यहाँ पे दोबारा जाके इसको ओपन करूँ, इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ और ऊपर तो एरर आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे इसको अलर्ट के थ्रू शो कराऊँ और यहाँ पे ये टेम्प नंबर दे दूँ, कंट्रोल एस करूँ, तो ये टैप एरर आ गया। और ये देखें, हालांकि यहाँ पे मैंने इसको 66 असाइन किया है, वो असाइन नहीं हुआ, बल्कि जो ओरिजिनल वैल्यू 30 है वो इंटैक्ट है और यहाँ पे उसने वो ओरिजिनल वैल्यू 30 दे दी है। अच्छा जी, ये तो हो गया कांस्टेंट और आपके पास वेरिएबल। अब इसमें कुछ और चीज़ें हैं कि जो कांस्टेंट होगा वो जब डिक्लेयर करेंगे, ऊपर मैंने आपसे कहा था ना कि अभी मैं इसको वैल्यू दे रहा हूँ, बाद में बताऊँगा क्या वजह है। उसकी वजह ये है कि जब आप कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं तो साथ ही उसको इनिशलाइज भी करना होता है। डिक्लेयर मीन कि आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं और इनिशलाइज मीन आप उसको वैल्यू भी असाइन कर रहे हैं। अब ये देखें कि इसको अगर मैं करूँ तो ये एरर है, लेकिन अगर इधर ही वैल्यू इसको मैं 60 असाइन कर दूँ तो अब कोई एरर नहीं। अब मैं अगर इसे अलर्ट करूँगा तो ये अपनी वैल्यू जो 60 इसके अंदर कंटेन की हुई है वो यहाँ पे मुझे शो करेगा अलर्ट के अंदर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अलर्ट और इसके अंदर ये वेरिएबल देता हूँ z, कंट्रोल एस करता हूँ, ठीक है जी, और यहाँ पे वैल्यू असाइन करता हूँ 60 की। अब ये देखें ये 60 शो हो गया। इसका मतलब ये है कि जब आप कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे साथ ही उसकी वैल्यू भी इनिशियलाइज कराएंगे। अच्छा, अब इसमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं और रेज होती हैं उसमें थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर होता है। वो री इनिशियलाइज तो नहीं की जा सकती, लेकिन उनके अंदर जो कंटेंट्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। ये थोड़ा सा मिसलीडिंग है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि कांस्टेंट जो है थोड़ा डबल मीनिंग में है, लेकिन उसमें भी उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो दोबारा से री इनिशियलाइज नहीं कर सकते। इसी तरह रे भी दोबारा इनिशियलाइज नहीं कर सकते, लेकिन उनके कंटेंट चेंज कर सकते हैं। तो ये एक अलग टॉपिक है, अभी हम इतनी डिटेल में नहीं जा रहे। अच्छा जी, उसके बाद है जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। देखिए जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके पास या बल्कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं, जिसके अंदर आपके पास कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं ये इधर राइट साइड पे लिखे हुए हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर हो सकता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर हो सकता है, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। तो इनको वन बाय वन लेते हैं और चेक करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर में हम देखते हैं कि क्या होता है। देखिए एक ऑपरेटर होता है जिसको हम कहते हैं इक्वल का साइन भी कहते हैं, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ये है कि इसकी साइड पे ऑपरेंड दो होंगे, ऑपरेंड लेफ्ट साइड, ऑपरेंड राइट साइड। जो ऑपरेंड लेफ्ट साइड होगा ऑपरेटर क्या करेगा, राइट साइड वाली वैल्यू लेगा और इसको असाइन कर देगा। इसी तरह इस केस में भी आप ये देख लें कि लेफ्ट साइड वाला जो ऑपरेंड है वो y1 है और इसको वैल्यू 8 यहाँ पे असाइन कर दी है। तो ये इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी तरह आप कोई और वेरिएबल लें और उसको वैल्यू, अब ये तो अभी डिक्लेयर भी हुई, इनिशियलाइज भी हुई। बाद में मैं क्या करता हूँ, x1 इज इक्वल टू 80 50 एंड y1 इज इक्वल टू 90 कर लेते हैं। तो अब ये देखें, पहले यहाँ पे ये वैल्यू असाइन हुई इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू, अब यहाँ पे दोबारा फिर ये वैल्यू आपके पास असाइन हो गई। तो इस तरीके से आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हुए वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ होती है और वो होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का क्या मतलब है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का मतलब ये है कि आपने अगर कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो उसके लिए अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करते हैं। जैसे आपका प्लस है, माइनस है, इसी तरह आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, इसी तरह आपके पास डिवीजन है, इसी तरह आपके पास रिमाइंडर है। ये सारे के सारे जो ऑपरेटर्स हैं ये आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। फ़र्ज़ किया ये वेरिएबल आपके पास एक, बल्कि इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे मैं ले आता हूँ। ये दो वेरिएबल्स हैं मेरे पास, x1 एंड y1।
अब अगर मैं एक और वेरिएबल बना लूँ, ये x कर लेता हूँ, y कर लेता हूँ, वेरिएबल एक और बना लेते हैं और उसका नाम देते हैं z का और इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ जी कि मैं सबसे पहले नंबर पे ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ x प्लस y। अब ये क्या करेगा, ये आपके पास जो x है, x की वैल्यू के अंदर y की वैल्यू ऐड करेगा और y को असाइन कर। अब ये देखें 24 प्लस 8 32 y को असाइन हुआ और उसके बाद जब मैंने अलर्ट किया तो ये जो मैसेज आया यहाँ पे 32 का आया। तो ये आपके पास अरिथमेटिक। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे फ़र्ज़ किया कोई थोड़ी सी फिगर ले लेता हूँ, फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे 8 ले लेता हूँ, यहाँ पे 3 ले लेता हूँ और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस कर लेता हूँ, तो 8 में से 3 गए तो बाकी 5 बचे, ये 5 आ गया। अब इसे मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट देगा, ये दे दिया। अब अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। और अगर मैं इसका रिमाइंडर चेक करूँ, रिमाइंडर का मतलब ये होता है कि x को y के ऊपर डिवाइड करें, उसका जो बकाया बचे, रिमाइंडर जो बचे वो शो हो। तो इस केस में ये देखें ये 2 बचता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 is 6 और 8 में से 6 बाई 2 बाकी बचे। तो ये आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेशन। अच्छा, एक और ऑपरेटर होता है, उसको बोलते हैं अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर एक वेरिएबल है, ठीक है जी, मैं 5 कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे नीचे किया है प्लस इक्वल टू 5। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन भी हो रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर भी हो रहा है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में x1 की जो वैल्यू यहाँ पे है 5 है। अब मैं ये कहता हूँ कि जी 5 के अंदर मज़ीद 5 यानी कि x1 की वैल्यू लें। अब दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं आपको समझाऊं तो इस केस में जो ये बन रहा है, स्टेटमेंट बन रही है x1 इज़ इक्वल टू x1 प्लस 5, ये स्टेटमेंट बन रही है। और इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम ये हैंडल कर सकते हैं। अब इस तरह भी कर सकते हैं, उस तरह भी कर सकते हैं। अब ये क्या करेगा, x1 वैल्यू लें, उसको 5 में ऐड करें, इसका जो रिज़ल्ट है वो x1 के अंदर दोबारा असाइन कर दें। और अगर मैं इसको अलर्ट के थ्रू यहाँ पे शो करूँ तो इस वक्त x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। और ये देखें ये 10 आ गई है। ठीक है, अब मैं इसको 15 कर दूं तो अब 20 होनी चाहिए, ये देखें ये 20 आ गई। अब इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो फिर वापस 10 होनी चाहिए। क्यों 10 होनी चाहिए, x की वैल्यू लें, उसमें से -5 करें और जो रिज़ल्ट यहाँ से कैलकुलेट हो, एवेल्यूएट हो, उसको असाइन कर दें इस वेरिएबल को। तो ये इस तरह से आप अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद ये आता है एक बहुत ही ज़रूरी ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं, दो एक्सप्रेशंस का रिज़ल्ट कंपेयर करने के लिए और उसके बाद वैल्यू ट्रू और फॉल्स रिटर्न करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हमने कोई से दो एक्सप्रेशंस लेने हैं, ठीक है जी, और उनको आपस में कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद फिर हमने रिज़ल्ट निकालना है कि रिज़ल्ट ट्रू है या फॉल्स है। जैसे सबसे पहले नंबर पे मैं ये लगाता हूँ, इसको बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर में इक्वल ऑपरेटर। याद रखिए ऊपर वो हमने ये इक्वल जो साइन यूज़ किया था इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और जब आप कंपैरिजन के अंदर यूज़ करेंगे उनको बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर भी इनको बोलते हैं। अब इस केस में ये कंपेयर करेगा। अब कंपेयर क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि ये बताओ कि क्या a इज़ इक्वल टू b। अगर ये इक्वल टू b है तो ये जो आपके पास रिजल्ट यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट आना चाहिए ट्रू। अगर a b के बराबर नहीं है तो फॉल्स आना चाहिए। अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूँ तो ये देखें, ये वो पहले वाली स्टेटमेंट उसको मैं कर देता हूँ, ये ट्रू आ गया है।
इसको अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं कमिट कर देता हूँ। अब ये ट्रू आ गया। अब ट्रू क्यों आया? वो इसलिए आया कि उसने यहाँ पे चेक किया, ये जो कंडीशन थी ये यहाँ पे एवेल्यूएट हुई, कंप्यूटर ने, प्रोग्राम ने इसको एवेल्यूएट किया, और यहाँ पे आप कह सकते हैं ब्राउज़र ने किया, ठीक है। और बेसिकली ब्राउज़र को चलाने वाला भी कंप्यूटर ही है, तो इस वजह से ये कंप्यूटर ने ही किया। उसने क्या किया कि उसने ये किया कि ये वैल्यू ली और इधर से ये वैल्यू ली, इन दोनों को चेक किया क्या ये बराबर हैं, जी बराबर हैं, इस वजह से उसने ट्रू कर दिया। अब मैं अगर इसको बी 10 की बजाय 9 कर दूं और इसको चेक करूं तो ये देखें फॉल्स आ गया। अब क्यों फॉल्स आया? फॉल्स इसलिए आया, उसने चेक किया कि ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू क्या है 9 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो इसको मतलब है कि उसने नो कर दिया, जी ये इक्वल नहीं है, यानी कि नॉट, फॉल्स, यानी कि उसने फॉल्स कह दिया, यानी कि ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई बल्कि ये फॉल्स हुई है। फॉल्स क्यों हुई है? कि ये बराबर नहीं है, अगर बराबर होता तो ये ट्रू आती। ये तो हो गया आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर आपके पास इक्वल ऑपरेटर, इसको बोलते हैं इक्वल ऑपरेटर। अब इक्वल ऑपरेटर के अंदर एक और भी टर्म यूज होती है और उसमें 3 दफ़ा हम ए एंड बी लगाते हैं। उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मैं इसको कर दूँ 10, ये देखिए जी, अब अगर 10 कर दूँ तो ये तो ट्रू आ गया, इसको मैं बंद कर देता हूँ, इससे ओपन कर लेता हूँ। ओहो, ये तो फॉल्स आ गया, ऊपर ट्रू दे रहा है, ये फॉल्स दे रहा है। इसकी क्या वजह है? इसकी रीज़न ये है कि जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसकी एक डाटा टाइप बन जाती है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑटोमेटिकली एक डाटा टाइप उसको असाइन हो जाती है उस वेरिएबल को। अब ये चूँकि नंबर था तो ये आपके पास एक नंबर वेरिएबल यानी कि इंटीजर वेरिएबल कह लें आप, ठीक है, न्यूमेरिक वेरिएबल है। अब इसको मैंने कोट्स में लिख दिया, तो कोट्स के अंदर जब आप लिख देंगे तो ये जो वैल्यू असाइन होगी ये स्ट्रिंग होगी, ये टेक्स्ट होगी, स्ट्रिंग वेरिएबल बोलते हैं। तो अब जब आप 2 दफ़ा लगाते हैं तो सिर्फ वो वैल्यू चेक करता है, इसमें भी 10 पड़ा है वैल्यू, इसमें भी 10 वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है जी, इक्वल है। लेकिन अगर आप 3 दफ़ा ये आप इक्वल साइन लगा देते हैं तो वो आप 2 चीज़ें चेक करेगा, एक तो आपके पास ये वैल्यू चेक करेगा, दूसरे नंबर पे डाटा टाइप भी, इन वेरिएबल्स की डाटा टाइप भी चेक करेगा। तो वैल्यू तो दोनों में सेम थी लेकिन डाटा टाइप डिफरेंट थी, इस वजह से उसने इसको फॉल्स कर दिया। तो ये एक फ़र्क होता है। आप जो इक्वल कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो अगर 2 दफ़ा इक्वल साइन लगाएंगे तो ये फ़र्क होगा, 3 दफ़ा लगाएंगे तो फिर वो टाइप डाटा भी, यानी कि 2 दफ़ा लगाएंगे तो सिर्फ वैल्यू चेक करेगा, 3 दफ़ा लगाएंगे तो वैल्यू एंड डाटा टाइप दोनों चेक करेगा। तो ये तो था आपके पास इक्वल ऑपरेटर। अच्छा जी, अब हम आगे आते हैं और एक और ऑपरेटर है, वो है उसको बोलते हैं ग्रेटर दैन। अब ये चेक करेगा कि ए इज़ ग्रेटर दैन बी, ये ट्रू या फॉल्स बताएगा। अब मैं इसको वापस 10 कर देता हूँ, फॉल्स है, क्यों है? ए इज़ ग्रेटर दैन बी नहीं है बल्कि ए इज़ इक्वल टू बी। अब अगर मैं इसको 9 कर दूँ, ए इज़ ग्रेटर दैन बी, यस ए 10 है, बी 9 है, तो ये ग्रेटर दैन है। तो ग्रेटर दैन का जो आपके पास ऑपरेटर था उसने क्या किया, यहाँ पे ट्रू दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको 11 कर दूँ तो इस केस में फॉल्स आएगा, इसमें भी फॉल्स आ रहा है। अब ये तो था ग्रेटर दैन का। इसी तरह आप लेस दैन का कर सकते हैं। लेस दैन का करने के लिए आप क्या करेंगे, ये ऑपरेटर यूज़ होता है लेस दैन का, ठीक है। और लेस दैन के ऑपरेटर के अंदर अब मैं ये कह रहा हूँ कि ए इज़ लेस दैन बी, यस ट्रू है, ये ट्रू आ रहा है। अब मैं ये इसको 11 कर देता हूँ, फॉल्स है, नहीं इक्वल नहीं है बल्कि ये बराबर हैं। इससे 12 भी कर दूं तो फिर भी ये फॉल्स ही रहेगा क्योंकि वो भी उससे लेस नहीं है। अच्छा, अब ये एक तो ये हो गया। अब हम आते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अब इसमें 2 चीज़ें चेक होती हैं, एक तो वो चेक करेगा ग्रेटर देन है, दूसरे नंबर पे फिर वो चेक करेगा कि क्या इक्वल टू है, अगर ग्रेटर देन नहीं है तो इक्वल टू है, ठीक है। अब इस केस में a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू 11। a अगर ग्रेटर दैन a इज ग्रेटर दैन b और a इज इक्वल टू b, तो दोनों केसेस में आपकी ट्रू आएगी। सबसे पहला केस देखते हैं कि क्या a ग्रेटर दैन b है, a 12 है, b 11 है, यस a ग्रेटर दैन b। a इक्वल टू b है, नहीं है, वो बाद की बात है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, अब ये ट्रू आ जाएगा। अच्छा, अब मैं अगर ये करता हूँ 11 कर देता हूँ,
इसको 11 कर देता हूँ। अब मैं अगर चेक करता हूँ तो फिर भी ट्रू आ रहा है, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि ए इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू बी। अगर ग्रेटर दैन होगा फिर भी ट्रू आएगा, अगर इक्वल टू होगा फिर भी ट्रू आएगा, तो इस केस में ट्रू। अब अगर मैं इसको 10 कर दूं तो अब ये फॉल्स ही आएगा। ये देखें ये फॉल्स आ गया। तो ये तो है लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन इसी तरह आप लेस देन आर इक्वल टू कर सकते हैं। अच्छा, ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं इनको कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर भी, यानी कि रिलेशन बना के फिर उनको कंपेयर करके आपको बताते हैं कि ये क्या रिजल्ट आता है, ट्रू आता है या फॉल्स आता है। अब उसके बाद एक और ऑपरेटर है, उसको बोलते हैं जी लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स का क्या मतलब है, आपकी दो जो एक्सप्रेशंस हैं उन दो एक्सप्रेशन को मिला के एक फिर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है और चेक करता है कि इसको एवेल्यूएट करता है कि क्या सूरत हाल बन रही है। जिस तरह अब मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि कि 10 इज़ लेस देन 11 एंड 5 इज़ लेस देन 6। इसमें अब कैसे एवेल्यूएशन होगी, इसमें एवेल्यूएशन ऐसे होगी कि सबसे पहले नंबर पे तो आप ये ज़हन में रखें कि इस पूरे एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट आना है। ये पूरा एक्सप्रेशन जब ट्रू होगा तो इधर ट्रू आएगा, अगर फॉल्स होगा तो आपको फॉल्स मिलेगा। सबसे इसका तरीक़ाकार ये है कि पहले आपने इस वाले एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट करना है और उसके बाद इसको एवेल्यूएट करना है। अगर दोनों ट्रू होंगे तो फिर उस केस में आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। अब 10 इज़ लेस देन 11 ये पार्ट भी ट्रू हो गया, 5 इज़ लेस देन 6 ये पार्ट भी ट्रू हो गया, दोनों ट्रू हो गए, तो इस वजह से इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो ट्रू आ रहा है। और एंड का मतलब यह है कि यस, एंड का मतलब ये है कि इधर भी होना चाहिए और इधर भी होना चाहिए। इसी तरह तीसरा भी हो सकता है। मैं अगर यहाँ पे एंड तीसरा जाके लगा दूँ, ये 3 इज़ लेस देन 2 कर दूँ तो अब भी ट्रू आएगा। ये सॉरी 3 इज़ लेस देन 2 इज़ लेस देन 3, अब भी ट्रू आएगा, ये ट्रू आ गया। अच्छा, ये तो था लॉजिकल एंड ऑपरेटर, यानी कि इस तरह से वो एंड लगा के हम मज़ीद जो एक्सप्रेशंस हैं उनको आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे होता है लॉजिकल आर। लॉजिकल आर का मतलब है कोई एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो उस केस में वह ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। अब मैं ये कहता हूँ एदर 10 इज़ लेस देन 11 और 6 इज़ लेस देन 6, तो इन दोनों केस में ट्रू है, अदरवाइज ये फॉल्स है। तो इसमें ट्रू आ गया। क्यों ट्रू आ गया, 10 इज़ लेस देन, हालांकि 6 लेस देन 6 नहीं है लेकिन ये है। लेकिन अगर इसको भी मैं 10 कर दूं तो अब फॉल्स आएगा। अब फॉल्स क्यों है, ये भी कंडीशन फॉल्स है, ये भी कंडीशन फॉल्स है, तो इस वजह से ये पूरे का पूरा जो एक्सप्रेशन है अब ये आपको फॉल्स दे रहा है। और इसी तरह अब मैं ये कहता हूँ कि मैं एक और लगा देता हूँ कंडीशन यहाँ पे आर की, और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी 3 इज़ लेस देन 4, अब ये ट्रू आएगा, ये ट्रू आ गया। लेकिन अगर मैं 3 इज़ लेस देन 3 कर दूं तो अब फॉल्स आएगा, यानी कि सारे चेक इनमें से अब कोई भी ट्रू होती जाएगी ना। अब 6 इज़ लेस देन 7, यस, अब ये ट्रू आ गया। और इनमें से कोई भी अगर ट्रू होगी तो फिर पूरा का पूरा जो एवेल्यूशन का ये जो एक्सप्रेशन है, इस सारे एक्सप्रेशन का जो एंड रिज़ल्ट आएगा वो ट्रू आएगा, अदरवाइज ये फॉल्स आएगा। तो ये है आपके पास लॉजिकल, ये एंड है, ये लॉजिकल आर है। अब उसके बाद चलते हैं, एक होता है लॉजिकल नॉट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी अलर्ट, और यहाँ पे लिखता हूँ नॉट, ये आपके पास नॉट है, नॉट बी इज़ इक्वल टू 11। इसको मैं चेक करता हूँ और देखता हूँ कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। कंट्रोल एस, ये फॉल्स आ गया जी। क्या वजह है जी, मैंने उसे कहा है कि पहले तो वो चेक करे कि क्या बी जो है बी 11 के बराबर है, वो है, ठीक है। अब इसको ये वाली बार वाली जो नॉट है वो रिवर्स कर देगी इस एक्सप्रेशन को।
अगर ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स कर देगी, अगर ये फॉल्स होगा तो इसको ट्रू कर देगी। अब मैं b इज इक्वल टू 11 नहीं करता, मैं इसे 12 कर देता हूँ। अब ये देखें ये ट्रू हो गया, यानी कि b, वो ये कह रहे हैं कि b 12 के बराबर नहीं है, तो उस केस में यस नहीं है, तो उसमें ट्रू दे दो। और b 11 के बराबर नहीं है, वो है, तो इसमें फॉल्स दे दो। तो ये आपके पास एक और लॉजिकल ऑपरेटर होता है जिसको नॉट कहते हैं। तो ये आपके पास एंड, ये लेस देन और ये नॉट। ठीक है जी। अच्छा जी, ये तो थे आपके पास कुछ ऑपरेटर्स। आज हम फिर इन चीज़ों को अब इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि हम इन चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है ये वाली सेल्स आर्डर की, और इसमें मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ज़ाहिर है इसका HTML लिखना आता है और आपको पता है कि टेक्स्ट बॉक्स कैसे लिखते हैं। ठीक है जी, बटन कैसे लिखते हैं। मैंने सिर्फ क्या किया हुआ है कि एक बटन लगाया है, ये बाकी सारी आप इसकी CSS HTML लिख लेंगे। मैंने बटन के ऊपर एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल किया कैलकुलेट टोटल। ठीक है, कैलकुलेट टोटल के अंदर ये सारी जो कैलकुलेशन परफॉर्म की और रिजल्ट शो किए। अच्छा, इसमें सबसे पहले नंबर पे तो एक चीज़ ध्यान में रहे कि अब यहाँ पे जब आप एक दफ़ा जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स पढ़ लेंगे, उसके रूल्स रेगुलेशन, उसकी जो मतलब जितने उसके अंदर चीज़ें यूज़ हो रही हैं उनको सीख लेंगे, वेरिएबल, इफ एल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो जब सीख लेंगे तो अब उससे अगला जो मरहला है वो ये है कि अब आपने उन चीज़ों को यूज़ करते हुए अपना प्रोग्राम लिखना है। अब इस केस में थोड़ी सी आपको ना यूँ कह लें कि एक चैलेंज होता है आपके लिए कि आपने सबसे पहले नंबर पर रिक्वायरमेंट को समझना है और यूँ कह लें कि व्हाट टू डू आपने ये समझना है करना क्या है। फिर उसके बाद आपके पास जितनी भी इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो भी आपके पास स्टफ़ मौजूद है जो आप सीखते हैं, यानी कि लूप है, उसके अंदर इफ एल्स है, उसके अंदर वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट्स हैं, और इसके अलावा उसके अपने रिजर्व वर्ड्स हैं, उसके मेथड्स हैं, बिल्ट इन मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं। अब उनको आपने यूज़ करते हुए अपना प्रोग्राम बनाना है। तो यहाँ पे एक तो आपको ये थोड़ा सोचने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रोग्रामिंग ज़ाहिर है नाम ही सोचने का है, ठीक है, और यहाँ पे अपनी लॉजिक बनानी है, अपना पेपर वर्क करना है। पेपर वर्क करने के बाद फिर आपने जाके प्रोग्राम बनाना है। अब ये जब रिक्वायरमेंट फ़र्ज़ किया आपके पास रिक्वायरमेंट, कस्टमर ने आपसे कहा कि भाई ये मेरा एक इस तरह से मेरे प्रोडक्ट होगी, उसकी क्वांटिटी होगी, उसकी कुछ वैल्यू होगी, उसकी परसेंटेज होगी, तो मुझे यहाँ पे उसकी जो टोटल अमाउंट पेएबल है, मुझे बैकएंड से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि किस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे ये वैल्यू शो करानी है। तो उसके लिए भाई आप क्या करेंगे, उसके लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि सबसे पहले आप पेपर वर्क करेंगे। पेपर वर्क आप कैसे करेंगे? पेपर वर्क आप ऐसे करेंगे कि आपने सबसे पहले नंबर पे तो ये सोचना है कि भाई ये टोटल अमाउंट पेएबल बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए। जी, आपको इसके लिए एक तो आपको यूनिट प्राइस चाहिए, यूनिट प्राइस चाहिए, ठीक है जी, यूनिट प्राइस आपके पास आ गई और उसमें फ़र्ज़ गई 500। दूसरे नंबर पे आपको क्या चाहिए, इसमें आपको क्वांटिटी चाहिए। अच्छा, अब ये दो चीज़ें आपके पास यूनिट प्राइस और आपके पास क्वांटिटी आ गई, तो आपने अब क्या करना है, अब इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए आपने यहाँ पे इसकी एक्चुअल प्राइस कैलकुलेट करनी है। वो कैसे ज़ाहिर करेंगे, वो आप क्वांटिटी को यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यूनिट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी। अब इसका जो रिज़ल्ट है आपने कहीं स्टोर करना है, उसके लिए आप वेरिएबल यूज़ करेंगे, एक वेरिएबल में रखेंगे इसको, क्वांटिटी को और यूनिट प्राइस को। अच्छा, अब ये जो वेरिएबल के अंदर ये आप मतलब जो अमाउंट रखेंगे, अब इसी की बेस पे आगे कैलकुलेशन होती है। वो कैसे होनी होती है, वो ऐसे होने होती है कि आप जब डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए फिर आपको ये टोटल अमाउंट चाहिए जो यहाँ से आपने यूनिट प्राइस और क्वांटिटी के थ्रू कैलकुलेट की है। तो इसका मतलब ये है कि अब देखें, एक तो आपको वेरिएबल का थोड़ा आइडिया होगा कि जो वेरिएबल्स होती हैं ये ऐसे हम नहीं पढ़ रहे, इनका बहुत बड़ा अमल दखल है और उसके बगैर तो प्रोग्रामिंग मतलब नामुमकिन सी चीज़ है। आप एक वेरिएबल में रखेंगे यूनिट प्राइस को और क्वांटिटी को, यूनिट प्राइस क्वांटिटी को वेरिएबल में रखने के बाद आप फिर इसकी बेस पे पहले तो आप डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे कि कितनी डिस्काउंट बनती है। फिर आप जब टोटल पेएबल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो फिर आपको ये चाहिए होगी। वो क्यों चाहिए होगी
ये आपके पास जो टोटल प्राइस यहाँ पे ये निकली है, इसमें से टोटल प्राइस में से डिस्काउंट आप माइनस करेंगे और वो जो आपके पास अमाउंट आएगी वो आपके पास टोटल अमाउंट होगी। अब ये देखें, ये मैंने आपको एक वे आउट दिया है कि जब आप अपना जो प्रोग्राम लिखेंगे, चाहे किसी भी प्रोग्राम, जावास्क्रिप्ट में लिखें, सी में लिखें, सी शार्प में, किसी भी प्रोग्राम में, जावा में लिखें या जावास्क्रिप्ट में लिखें, तो आपको इस तरह पेपर वर्क करना पड़ेगा और ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। और इसमें आप यहाँ इस पॉइंट पे बैठ के आप डिसीजन लेंगे कि जी मैंने लूप यूज़ करना है, वेरिएबल यूज़ करनी है, कौन सी डाटा टाइप की यूज़ करनी है, और ये मेरा प्रोग्राम का कैसे एल्गोरिदम बनेगा, यानी कि प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो ये सारा काम अब आपका थिंकिंग वाला स्टार्ट हो गया। तो अब ये इसी चीज़ को हम लेके हम आगे इसका प्रोग्राम बनाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये प्रोग्राम कैसे बनाया। देखिए, इसमें सबसे पहले नंबर पे मैंने क्या किया है, मैंने ये जो आपके पास यूनिट प्राइस है, यूनिट प्राइस को मैंने एक आईडी दिया हुआ है, यहाँ पे आईडी होगा यूनिट प्राइस। अब मेरे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसके नाम से ज़ाहिर है कि हम HTML का एलिमेंट गेट कर सकते हैं उसके आईडी से। ऊपर मैंने उसको आईडी दे दिया और उसके थ्रू ये एलिमेंट मैंने ये गेट कर लिया और वेरिएबल मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया। अब दूसरे नंबर पे मैंने क्या किया, दूसरे नंबर पे मैंने ये किया कि इस वैल्यू को, ये जो मेरे पास एलिमेंट अब आ गया जावास्क्रिप्ट के अंदर, मेरे पास एक्सेसिबल हो गया, मैंने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। अब मैंने इसकी वैल्यू गेट की और उसको फिर कन्वर्ट कर लिया नंबर के अंदर। तो चूँकि ये टेक्स्ट वैल्यू में था तो इसको मैंने अब नंबर में कन्वर्ट किया और यहाँ पे असाइन कर दिया पीस को। अब ये देखें, जितनी पहले चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वेरिएबल का और असाइनमेंट ऑपरेटर का, और ये सारी चीज़ें अब इधर यूज़ हो रही हैं। अब ये मेरे पास प्राइस इस वेरिएबल के अंदर आ गई। इसी तरह अब मैं एक दोबारा वही ऊपर वाला गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये क्वांटिटी का एक ऊपर आपके पास ये टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है जी, और इनपुट टाइप टेक्स्ट है, इसका आईडी क्वांटिटी है, इसके थ्रू मैंने इसको गेट किया। अब ये दूसरे लफ्ज़ों में ये वाला है, ऊपर वाला ये था और ये वाला है। अब इसको गेट किया, ये एलिमेंट आ गया, एलिमेंट की वैल्यू रीड की, नंबर में कन्वर्ट किया और क्वांटिटी। अब मेरे पास दो वेरिएबल्स आ गए हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल जो डिस्काउंट है वो भी अभी इधर ले लेता हूँ, फिर आगे कैलकुलेशंस की तरफ आता हूँ। अब ये जो लॉजिक है ये आपकी अपनी है, आपकी मर्ज़ी। ये पहले ये नीचे वाला काम सारा कर लें, एंड पे जाके इसको ले लें और फिर डिस्काउंट कैलकुलेट करें। तो अब ये यूँ कह लें कि अब आपका अपना थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका हुआ है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और अपना प्रोग्राम आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे डिस्काउंट ले लिया, एलिमेंट डिस्काउंट आ गया, उसी तरह वैल्यू ली, वैल्यू मैंने डिस्काउंट पर। अब तीन वेरिएबल मेरे पास आ गई, प्राइस, क्वांटिटी एंड डिस्काउंट परसेंट। इन तीनों को मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले प्राइस और क्वांटिटी को लिया, इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके पास जो अमाउंट है इसके अंदर स्टोर कर दिया। अब उसके बाद बारी आती है इसकी हम डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। डिस्काउंट कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है, इसमें थोड़ी मैथमेटिक्स यूज़ होगी ज़ाहिर है। आप अमाउंट को मल्टीप्लाई करते हैं डिस्काउंट परसेंट से और डिवाइड करते हैं 100 से। अब इन चीज़ों को पहले करना है और फिर डिवाइड 100 से करना है, तो ये डिस्काउंट अमाउंट आ जाएगी। जब डिस्काउंट अमाउंट आ जाएगी तो अब आपने क्या करना है कि जो एक्चुअल अमाउंट थी बगैर डिस्काउंट वाली, उसको माइनस, उसमें से माइनस कर लेनी है डिस्काउंट अमाउंट। ये माइनस का यहाँ पे आपके पास ये माइनस आ गया। अब उसके बाद टोटल डिस्प्ले जो टोटल पे है, ये अब हम क्या करेंगे कि अब जिस तरह हमने ये पहले एलिमेंट गेट किया था उसी तरह एलिमेंट गेट करेंगे और उसको वैल्यू डायरेक्टली मैंने असाइन कर दी है टोटल पे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूँ तो ये देखें, मैंने फ़र्ज़ किया यहाँ पे 2 क्वान्टिटी दे देता हूँ। 500 के अगर 2 यूनिट्स हों तो ये 1000 बनता है, और 1000 में से अगर 5% अगर निकालते हैं तो 50 बनता है। तो ये इस तरह से आ गया। अब ये सारी चीज़ें आप देखें, इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। इसको अगर यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट यूज़ होती है जिसको बोलते हैं डीबगर। यहाँ पे अगर मैं डीबगर लगा दूँ, डीबगर, तो ये ऑटोमेटिकली जब हम डीबग मोड में होंगे तो कंट्रोल ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके रुकेगा, और उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है, डिबग करके देख सकते हैं। अब ये देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पे रोक दिया। अब मैं F10 प्रेस करते हुए आगे बढ़ूँगा। ये देखें, ये यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ तो एलिमेंट के अंदर मेरे पास ये, अगर इसकी वैल्यू में जाएंगे तो वैल्यू यहाँ पे इसको, ये आपके पास यूँ कह लें कि एलिमेंट आ चुका है, बल्कि इसकी वैल्यू में अगर आपको चेक कराऊँ तो ये 500 वैल्यू आ चुकी है।
क्वांटिटी कितनी थी जी, क्वांटिटी 2 आ चुकी है, ये देखें यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे भी सामने शो हो रहे हैं। अब उसके बाद अगर मैं चेक करूँ तो डिस्काउंट परसेंट कितनी है जी, इसको मैंने 5% दी है। अब ये देखें, ये कैलकुलेशन हो रही है, अमाउंट ये निकली है, डिस्काउंट अमाउंट ये निकली है, टोटल पेएबल अमाउंट ये निकली है, और मैंने यहाँ पे जाके इसकी वैल्यू असाइन कर दी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं इसको 500 के बजाय 10 कर दूँ, फिर कैलकुलेट करूँ, तो अब ये देखें कि जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम फ्रंट एंड के ऊपर ही, अभी हमने सर्वर के ऊपर तो कोई डाटा भेजा नहीं, यानी कि इसी जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र के अंदर ही, HTML के अंदर ही हमने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है। जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के बाद हमने ये एक छोटा सा प्रोग्राम, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं। अच्छा, आप भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। एंड पे दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के हलाल रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। इन दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे अगली वीडियो में। अप टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।